हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 24 नवंबर 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो आज थोड़ा सा डिले हूँ। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। श्री अर्जुन मुंडा जी, जो कि हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक पिक्टोरियल क्रॉनिकल लॉन्च किया है वंधन प्रोग्राम के साथ साथ 14 हनी एफपीओस पर। इसके अलावा ट्राइफेड और यूनिसेफ क्या करने जा रहे हैं? ट्राइबल हैमलेट्स तक पहुंच इंश्योर करने के लिए संवाद कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। तो संवाद कैंपेन, संवाद का हिंदी में मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना। तो ट्राइबल हैमलेट जो हैं उनके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जा सके, इसीलिए ट्राइफेड और यूनिसेफ क्या करने जा रहे हैं? संवाद कैंपेन। चलिए देख लेते हैं। जो यूनियन मिनिस्टर और ट्राइबल अफेयर्स हैं अर्जुन मुंडा जी, ये ट्राइफेड वंधन क्रॉनिकल लॉन्च करने जा रहे हैं। 23 दिसंबर को नई दिल्ली में लॉन्च कर दिया। 23 दिसंबर को क्या था? हमारा नेशनल फार्मर्स डे था, उसी दिन लॉन्च किया गया है। अर्जुन मुंडा जी इसके अलावा 14 एफपीओस के लिए MIS पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। मतलब ये जो एफपीओस हैं, यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ये जो MIS पोर्टल है, ये देखिए MIS पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। इस पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको आसानी से मिल जाएगा। कई बार मैं इससे पहले बता चुका हूँ, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए अलग से आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। इस समय मेरे ख्याल से 87 के आसपास माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जिनको MSP में शामिल किया जा चुका है। इसके लिए अलग से स्कीम लॉन्च की गई थी, MFP फॉर MSP, MSP फॉर MFP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये अलग होता है, याद रखिएगा। ये 3 साल में एक बार रिवाइज होता है, ऐसा नहीं रवि खरीफ जायद की तरह, ऐसा नहीं कि हर 6 महीने में अलग रिवाइज होता है। MSP फॉर MFP ये अलग स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की। इसका आपके रियल MSP से कोई लेना देना नहीं है। वंधन विकास परियोजना आपको पता ही है, ट्राइफेड इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर रही है। इसके अलावा 14 हनी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत स्थापित किए जा रहे हैं 7 राज्यों में। ये 7 राज्य हैं, ठीक है। 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर, यानी कि हर राज्य में 2-2। महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से एक हो चुका था हनी फार्मर्स प्रोड्यूशन, उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक हो चुका था। ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो पहला महाराष्ट्र के रायगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के आसपास हुआ था। ये अर्जुन मुंडा जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। तो ये जो 14 हनी FPOs हैं, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा 7 राज्यों में। इससे लगभग 5000 ट्राइबल फैमिलीज के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। वंधन प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का प्रोग्राम है, ट्राइफेड द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वंधन स्कीम 2018 में लॉन्च की। कब? 2018 में। पर्पस क्या था? जो ट्राइबल प्रोडक्ट है यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इनमें वैल्यू एडिशन करना। देखिए वंधन प्रोग्राम का टारगेट है, जो वंधन प्रोडक्ट हैं इनकी मार्केट वैल्यू इस समय नहीं, 2019 तक 300 करोड़ थी। कितनी? 300 करोड़। मतलब कि जो वंधन प्रोडक्ट थे ये 300 करोड़ के बिकते थे एक साल में। वंधन विकास स्कीम का मेन पर्पस है इनको 2023 तक 10,000 करोड़ का करना। 10,000 करोड़ की सेल जो है इंश्योर की जाएगी, और जब 10,000 करोड़ की सेल होगी तो डायरेक्टली ये पैसा किसके पास पहुंचेगा? ट्राइबल फैमिली के पास। और उनका क्या होगा? उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बेहतर होगी। उसके अलावा 1205 वंधन विकास केंद्र अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसमें शामिल हैं। और उसके अलावा ये जो स्कीम है आपकी वंधन विकास स्कीम 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, एक तरह से आप कह सकते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बाकी ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वंधन विकास परियोजना के तहत, उसमें 30 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैंने आपको बताया कि वो अलग स्कीम है। 1968 के आसपास शुरू हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहली बार किसके लिए जारी हुआ था? वीट के लिए। और ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जो MSP जारी होता है यानी MSP फॉर MFP इसकी, ये अलग से आया। बस इतना याद रखिएगा, ये अलग है और वो अलग है। ये जो आपका ओरिजिनल MSP है उसमें 23 क्रॉप्स के लिए रिकमेंडेशन आता है CACP द्वारा, जिसमें से 22 के लिए MSP होता है और 1 के लिए FRP होता है शुगर केन के लिए। लेकिन जो MSP फॉर MFP स्कीम है इसमें 87 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जिनके लिए। अच्छा, ये इमली वगैरह आप सुनते होंगे ना, महुआ, इमली, ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं। इवन बांस भी कई जगह पे आता है आपका। अगला आर्टिकल है कोपरा, जो नारियल होता है उसके लिए 2022 के सीजन के लिए MSP रिलीज कर दिया गया है। और MSP जो है ये इंश्योर करता है कि कम से कम 50% आपको मार्जिन मिले प्रॉफिट का। तो इसीलिए तो MSP का फॉर्मूला भी है A2 + FL +
50%, यानी कि एक्रीडिएटेड कॉस्ट, फैमिली लेबर, इसको लगने के बाद ये आपकी कॉस्ट निकल आती है, उसके बाद 50% आपको वैल्यू बढ़ा दी जाती है। लेकिन क्या इससे सब कुछ होता है? नहीं। अभी आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे फार्मर की मांग क्या है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यही अप्रूव करती है एमएसपी। एमएसपी रिकमेंड कौन करता है? सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सीएसीपी द्वारा एमएसपी रिकमेंडेशन आता है, उसका अप्रूवल दिया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। मोस्टली ऐसा होता है कि सीएसीपी जो बोल देता है वही रिकमेंडेशन आ जाता है। 2022 सेशन के लिए कोपरा के लिए एमएसपी जो है अनाउंस किया जा चुका है। अगर मिलिंग कोपरा की बात करें तो 10,590 रुपये होगा, और अगर बाल कोपरा की बात करें तो इसका 11,000 होगा। ज़्यादा अंतर नहीं है, 500 रुपये का अंतर है, लगभग 400 रुपये का। तो मिलिंग कोपरा के लिए जो प्रॉफिट या फिर रिटर्न होगा लगभग 52% होगा, वहीं बाल कोपरा के लिए 58% के आसपास होगा। तो किस पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा? बाल कोपरा पे 57.73%। 2022 से जो सीज़न है एमएसपी कोपरा के लिए जारी कर दी गई है, और ये लगभग 1.5 गुना प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करेगी। यानी कि अगर 100 रुपये लागत आती है तो 150 रुपये आपको मिलेंगे इस हिसाब से। और ये 150 रुपये कब तय किए थे? यानी 1.5 गुना लागत का मिल जाए, ये कब तय हुआ था? 2018-19 में गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया था। अब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये एमएसपी जो है रिकमेंड करता है। इससे ये एमएसपी जो है एक फॉर्मूले के आधार पर रिकमेंड करता है कि फार्मर्स की लागत का 50% बढ़ाकर कम से कम उनको मिले। तो फील्ड सर्वे होता है, लागत कितनी आ रही है, बीज की लागत क्या है, फैमिली लेबर कॉस्ट क्या है, ये सब एनालिसिस करता है कौन? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये लागत निकलने के बाद सपोज करिए इन सब की लागत, फर्टिलाइजर, बीज की, खेत की, सबकी लागत आई कितनी? 100 रुपये। उसमें बस 50 रुपये बढ़ा देते हैं और वो आ जाता है आपका एमएसपी। एमएसपी टारगेट है 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना। ये देख लीजिए 1.5 टाइम, यानी 1.5 गुनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है जो कि फार्मर द्वारा बेयर की जाती है। सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, 22 फसलों के लिए एमएसपी सजेस्ट करता है, और शुगर केन के लिए एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, रिलीज करता है। सीएसएपी एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत। देखिए मैं डेली करंट अफेयर्स में इसको करवा चुका हूँ, वहाँ पर मैंने ये जो 22 क्रॉप्स होती हैं इनको सीरियल्स में, पल्सेस में, ऑयल सीड में बांट के दिखाया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अब अगर खरीफ सीजन की बात करें तो 14 क्रॉप्स के लिए एमएसपी जारी होता है, रबी के लिए 6 और 2 कॉमर्शियल क्रॉप होती हैं, जिसमें आपका जूट और कोपरा आ ही जाता है, आपको पता ही है। एमएसपी 3 हिसाब से कैलकुलेट की जा सकती है। पहली बात तो A2 हो गया, सभी पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली, जो मतलब कि चाहे वो बीज के लिए देता हो फार्मर, या फिर क्या आपकी फर्टिलाइजर के लिए पे करता हो, सिंचाई इरिगेशन के लिए पे करता हो, फ्यूल इरिगेशन, ये देख रहे हैं ना, A2 में ये सब इन्वॉल्व होता है। एक्रीडिएटेड लेबर कॉस्ट, फैमिली लेबर अगर लगा है, ठीक है, अनपेड फैमिली लेबर, तो FL में वो जो है कैलकुलेट हो जाता है। तो A2 प्लस FL मतलब ये सारी कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर, इसको कैलकुलेट कर लिया, प्लस 50%, ये हो गई आपकी एमएसपी। लेकिन फार्मर्स की मांग है कि जो किसान आयोग था उसने C2 पे कास्ट कहा था, C2 पे जो है एमएसपी मिलनी चाहिए। C2 में क्या होता है? A2 प्लस FL तो होता ही है, उसके बाद जिस लैंड पे कल्टीवेशन किया जा रहा है या फिर KCC के तहत जो लोन लिया गया है उसका इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया जाता है, और जिस लैंड पे कल्टीवेशन किया जा रहा है उस पर रेंटल चार्ज भी ऐड कर दिया, मतलब इसका किराया लैंड का पर ईयर का। तो गवर्नमेंट का भैया अभी इतना नहीं हो पाएगा, अभी आप इतना ही ले लो, ठीक है, और इससे फार्मर्स की इनकम शायद डबल हो जाए। अगला आर्टिकल है भारतमाला परियोजना। नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, आपको पता ही है, बहुत स्लो काम हो रहा है। ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं, छोटा ही सा आर्टिकल देख लेते हैं। भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत 19,265 किलोमीटर हाईवे का अप्रूवल मिल चुका है, और इसके लिए 5,60,000 करोड़ का भी अप्रूवल मिल चुका है। इनमें से ये जो 19,265 किलोमीटर है, 19,265 किलोमीटर, इसमें से बना कितना है? 6,750 किलोमीटर, ठीक है। इस आर्टिकल में ये सब कुछ बिल्कुल नहीं कंप्लीट है, जो कंप्लीट है वो आप देख लीजिए। सॉरी, इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। इस आर्टिकल में ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है आप देख लीजिए। भारतमाला परियोजना 34,800 किलोमीटर के हाईवे बनने हैं, ठीक है। पहली बात तो टोटल वैल्यू आपको ये याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये याद होनी चाहिए कितनी लागत? 5,35,000 करोड़। लेकिन अगर आप स्लो करेंगे कोई काम तो ये जो लागत है ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो 34,800 किलोमीटर याद रखना है आपको, 5,35,000 करोड़ याद रखना है। अब याद रखना है 34,800 में से इकोनॉमिक कॉरिडोर कितने का है? तो 9,000 किलोमीटर, 9,000 किलोमीटर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है। उसके अलावा
ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे 800 किलोमीटर, जो कि ये याद नहीं रखना, इकोनॉमिक कॉरिडोर आपके लिए खासकर क्योंकि इकोनॉमी आप पढ़ रहे हैं, बाकी ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कितना मैन लगेगा, मतलब कितने दिन लगेंगे, ये सब ठीक नहीं, ये तो कभी भी वो मतलब फिक्स नहीं होता है, हमेशा कॉस्ट वैल्यू रखता है, लेंथ वैल्यू रखती है। भारतमाला परियोजना हाईवे सेक्टर के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। 34,800 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे बनने हैं 5 वर्षों में, 2017 से 2022 तक, और आपको पता है कभी नहीं होने वाला है ऐसा, ठीक है। इस 34,800 के लिए 2022 तक के लिए कॉस्ट एस्टिमेट क्या है, 5,35,000 करोड़, ये वैल्यू आप याद रखिएगा। नेशनल हाईवे मैंडेट द डेवलपमेंट ऑफ, जिसमें से नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको 27,500 किलोमीटर हाईवे बनाने का मैंडेट भी दिया गया था फेज़ 1 में। तो ये फेज़ 2 के तहत 4800 किलोमीटर रहेगा, ये 48,000 नहीं होगा, क्योंकि आप 27,500 ऐड करोगे 48,000 में तो कुछ और ही हो जाएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम तो इतना ही बनाना है ना, तो ये गलत टाइप हो गया, बस इतना याद रखिएगा। अगला आर्टिकल है, जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस बुक पब्लिश की है, रिपोर्ट की है, पब्लिश नहीं की है। कल मैंने करंट अफेयर्स में बताया था, इसमें बताया गया है कि पिछले 7 वर्षों में स्पाइसेस की ग्रोथ 67 लाख टन से बढ़कर 107 लाख टन हो गई है, तो लगभग 70 से 80% की ग्रोथ देखने को मिली है। देख लेते हैं स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021 किसने रिलीज की है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मतलब कि रिलीज किया है। इस बुक में सब कुछ, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइस, सब कुछ जो है शामिल किया गया है। 7 वर्षों का सिनेरियो लिया गया है स्पाइस सेक्टर का, 2014-15 से 2020-21। यहाँ देख लीजिए, स्पाइसेस का प्रोडक्शन 67.64 लाख टन था, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछते हैं। 2014-15 के दौरान स्पाइसेस का प्रोडक्शन कितना था, 67.64 लाख टन था, जो कि 2020-21 के दौरान 106.79 लाख टन बढ़ गया। लगभग एनुअल ग्रोथ देखी जाए तो 7.9% की मिली है, और 7 वर्षों में देखा जाए तो कितनी हो जाएगी, 50% से ऊपर हो गई ना। बाकी ये हमारे ख्याल से एरिया देख लीजिए आप, एरिया में कितना बढ़ा है, एरिया लगभग 32.24 लाख हेक्टेयर था, वो बढ़ के हो गया 45.28 लाख हेक्टेयर। सबसे ज़्यादा स्पाइसेस अगर देखा जाए तो क्यूमिन सबसे ज़्यादा, फिर गार्लिक सेकंड नंबर पे आता है। ये 2 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है क्यूमिन और गार्लिक का, ये आपको बस इतना याद रखना है। ये देख लीजिए आप, ग्रोथ ऑफ स्पाइसेस एक्सपोर्ट लगभग कितनी थी 2014-15 के बीच में, इतनी थी आपकी, देख लीजिए आप 8.94 लाख टन के आसपास, वो बढ़ के हो गई 16 लाख टन के आसपास, तो लगभग डबल हुआ है। एनुअल ग्रोथ रेट रही है एक्सपोर्ट में 9.8% के आसपास, प्रोडक्शन कितनी रही 7.5% के आसपास। तो ये वैल्यू आपको वैल्यू एज रखना, इतना नहीं। हाँ, 8.94 लाख टन था कब, एक्सपोर्ट 2014-15 में, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों ऐसा एग्जाम में हो रहा है कि 2014-15 का ज़्यादा पूछ रहे हैं, आज का कम पूछ रहे हैं। स्पाइसेस प्रोडक्शन, इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का, तो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर, तीनों चीज़ इंडिया ही है, आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया, इसके परव्यू में 52 स्पाइसेस को लाया गया। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के तहत इस्टेब्लिश किया गया है। स्पाइस बोर्ड का मुख्यालय है कोची, केरला में। स्पाइस ट्रेड आप देख लीजिए, जो हॉर्टिकल्चर का टोटल ट्रेड होता है उसमें 41% स्पाइसेस आता है। क्या, हॉर्टिकल्चर के टोटल ट्रेड की बात की जा रही है, एग्रीकल्चर के नहीं। ये तो आपको पता ही कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। जितना भी एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट होता है उसमें 4th नंबर पे आपका क्या आता है, स्पाइसेस आता है। पहले मरीन प्रोडक्ट आता है, फिर नॉन बासमती राइस, और फिर बासमती राइस, उसके बाद स्पाइसेस। अगला आर्टिकल है तमिल साहित्य है, तमिल लिटरेचर, 9 बुक्स हैं, उनका हिंदी ट्रांसलेशन जो है रिप्रेजेंट किया गया है डॉक्टर सुभाष सरकार द्वारा। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है डॉक्टर सुभाष सरकार, इन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन रिलीज किया है तोलकप्पियम, और कन्नड़ा ट्रांसलेशन रिलीज किया है तोलकप्पियम का, 9 बुक का है, ठीक है। तमिल लिटरेचर का मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। संगम साहित्य की ये बुक है, ठीक है, तोलकप्पियम, ये तो आपको पता ही है, संगम एरा की है। संगम पीरियड 3rd सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट से 3rd सेंचुरी आफ्टर डेथ तक रहा है, यानी AD तक रहा है। कृष्ण और तुंगभद्रा रिवर के आसपास संगम पीरियड माना गया। चेर चोल पांड्या आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, पांड्या किंग मदुरई के थे। संगम डायनेस्टी के दौरान बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई थी। द्रविडियन लिटरेचर संगम साहित्य की ही देन है, ठीक है। विजयनगर एम्पायर अलग हो गया,
ये संगम साहित्य अलग हो गया, इतना याद रखिएगा। विजयनगर एम्पायर आपका बाबर के आसपास मिला था, ठीक है। साउथ इंडिया में देखिए संगम एज को 3 डायनेस्टीज में बांटा गया है, चेर, चोरा, पांड्या। 3 संगम जो स्टेज हैं, फर्स्ट संगम क्या है, मदुरई के संगम है, इनका कोई भी लिटरेरी वर्क आपको नहीं मिलेगा। सेकंड संगम में कपद्दपुरम, तोलकप्पियम ये मिला है। सेकंड संगम कहाँ का है, कपद्दपुरम का है, तोलकप्पियम यहाँ का मिला है, ठीक है, सेकंड संगम स्टेज का है, उसी का आपको ये ट्रांसलेशन बुक अवेलेबल की है। थर्ड संगम एज मदुरई की, जो आपके पांड्यास थे, वहाँ का भी लिटरेचर थोड़ा बहुत मिला है। बाकी संगम लिटरेचर आप देख लीजिए, ये है संगम लिटरेचर और ये है एपिक। बाकी आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा ईजी रहेगा। संगम साहित्य चर्चा में रहा है, तोलकप्पियम चर्चा में रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए तोलकप्पियम लिखा किसने है, किसके समय में लिखा गया है, क्या क्या था, ये सब कुछ। अगला आर्टिकल देखते हैं। हॉर्टिकल्चर को ईस्ट गारो हिल्स में डेवलप किया जा रहा है। आपको मेघालय से रिलेटेड ये आर्टिकल है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट आप देखिए। पहली बात, नोकरेक रीजन कहाँ है, ईस्ट गारो हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया, ये वेस्ट टू ईस्ट सीरियल है मेघालय में इन पहाड़ियों का। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा रहा है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने इतना लाख दिया है, कंट्रीब्यूशन इतना ही है, अलग मैटर है क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का है। हाँ, बस ये हाईटेक ग्रीन हाउस बनाए जा रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ किया जा रहा है हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने के लिए। ये तो भले ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर का मिशन है। 2021-22 में इसके लिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए 2250 करोड़ एलोकेट किए गए, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर द्वारा। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की ब्रांच है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये गार्डन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनसे जो है डील करता है हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर के फादर कौन माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर कौन माना जाता है, MH मरीगौड़ा, नाम रखना है। MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सब कुछ किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर MIDH को 2014-15 से इम्प्लीमेंट किया कर रहा है। और MIDH सब स्कीम है किसकी, ग्रीन रिवोल्यूशन कृषोन्नत योजना, दूसरी बार इसका नाम आ गया है। अब मैं किसी न किसी दिन इसको पढ़ा जरूर दूंगा। ग्रीन रिवोल्यूशन कृषोन्नत योजना में 8 स्कीम है और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, MIDH उसी में से आता है आपका। अगला आर्टिकल है ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। ईशान उदय स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी UGC की स्कीम है, देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ईशान उदय स्कीम को लॉन्च कर रहा है। ये स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। और ये हायर एजुकेशन प्रमोट कैसे की जाएगी, फिनेंशियल असिस्टेंट देके, ठीक है। स्टेट वाइज जेंडर वाइज नंबर ऑफ फ्रेश कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, पिछले 5 वर्षों में सिलेक्ट किया जाएगा, नहीं सिलेक्ट किया गया है पिछले 5 वर्षों में। सिलेक्शन ये 2017-18 ऑनवर्ड है, ठीक है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर इनको लॉगिन करवाया जाएगा और इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ईशान उदय UGC की स्कीम है, आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। देख लीजिए 2014 में जो बेजा बरुआ कमेटी बनी थी, क्या बेजा बरुआ कमेटी बनी थी, उसके बाद ईशान उदय स्कीम लॉन्च की गई। 10,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, कितने 10,000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए सिलेक्ट करना है। जनरल डिग्री कोर्सेज के लिए, मेडिकल और पैरामेडिकल के लिए अलग। जो जनरल डिग्री के कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी 3500 रुपये पर मंथ दी जाएगी, और मेडिकल पैरामेडिकल के लिए 5,000 पर मंथ। बस इतना ही है, इतना ही आप याद रखिएगा, कुछ खास नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखिएगा। गुड बाय।